गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने पायरोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था पायरोल का। अब अपन देखेंगे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसमें सबसे पहले उसका कलर आ जाता है। तो जो पायरोल है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है पायरोल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 404 केल्विन। सॉल्युबिलिटी अगर अपन देखें तो ये बहुत कम सॉल्युबल है वाटर के अंदर और ईथर और अल्कोहल में ज्यादा सॉल्युबल है। ईथर और अल्कोहल में सॉल्युबल है। पायरोल जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है इसलिए एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाता है। ओके, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब अपन देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज और इसकी जो भी रिएक्शंस है वो सब आएंगे। तो पहले अपन केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। देखो किसी भी कंपाउंड की अगर आप बेसिक प्रॉपर्टी देखते हो तो आप क्या देखते हो कि क्या वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, क्योंकि बेस वही होता है जो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। बेस लोन पेयर डोनर होता है। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी किससे देखी जाएगी कि क्या वो अपने लोन पेयर इजीली किसी को दे सकता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये पायरोल अपना है, ठीक है, और नाइट्रोजन पे क्या होता है एक लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसी के कारण पायरोल जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के और 4 इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड के, ये 6 इलेक्ट्रॉन इन 5 एटम्स पे घूमते रहते हैं और एक एरोमेटिक सेक्सटेट बनाते हैं, जिसके कारण पायरोल क्या है एक एरोमेटिक कंपाउंड। तो लोन पेयर फ्री कहाँ है? लोन पेयर तो इन्वॉल्व है इसके रेजोनेंस में। तो इसका पायरोल का अपन यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बना लेते हैं जो आपको बनाने आने चाहिए। देखो सबसे पहले किस तरह से बनाओगे, ये है NH। जैसे ही लोन पेयर जो है, जैसे ही ये जो लोन पेयर है ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगी। और आपको पता है नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है। अगर उसका लोन पेयर कहीं पे इन्वॉल्व होता है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये लोन पेयर इधर खिसकेंगे तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो ये बॉन्ड अपन यहाँ पे एज ए नेगेटिव दिखा लेते हैं और इधर पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। उससे आगे फिर ये वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहेंगे और ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये NH है, ये अपना अभी तक यही है, यहाँ बॉन्ड बन जाएगी और ये यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा। इससे अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इससे अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये NH यहाँ आ गया नेगेटिव। ठीक है, ये इधर बॉन्ड आ जाएगी तो N पे तो प्लस बना ही रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन अभी भी 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ ऑलरेडी बॉन्ड। ठीक है, अब आप इसको और आगे चलो, इसको वापस यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो तो ये नेगेटिव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, NH। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, प्लस है। फिर और आगे शिफ्टिंग आप कर सकते हो इसको यहाँ, और ये यहाँ पे शिफ्ट जब कर दोगे तो अपना जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसी पे अपन आ जाएंगे, क्योंकि देखिए लोन पेयर वापस मिल गए। और आप ये देखो जो नेगेटिव चार्ज है ना वो हर कार्बन पे आया है। इसमें कहाँ आया है, अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, तो इसमें देखो कहाँ आया है। इसमें अगर हम माने तो 1 पे ही है, क्योंकि 1 पे लोन पेयर है। इसमें कहाँ आया, इसमें 3 पे आया है। ठीक है, इसमें कहाँ आया है, इसमें 5 पे आया है, इसमें 2 पे आया है, और यहाँ पे देखो कहाँ आया है,
यहाँ आया है 4 पे। तो 1 2 3 4 5 हर एटम पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। इसका मतलब हर एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और ये पूरी रिंग एरोमेटिक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी में जो पायरोल होता है वो एक वीक बेस होता है। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर फ्री नहीं है देने के लिए। इट इज अ वीक बेस। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि पायरोल इज अ वीक बेस बिकॉज इट्स लोन पेयर आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस या इन मेकिंग इट एरोमेटिक। इसको एरोमेटिक बनाने में इन्वॉल्व रहते हैं। तो पायरोल क्या है? एक वीक बेस है। पायरोल इज अ वीक बेस। क्योंकि देखो अगर हम बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर आप ये देखते हो NH, और बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये अपने लोन पेयर किसी को दे दे, तो लोन पेयर जिसके पास कमी होगी उसी को देगा। तो मान लो कि ये जो मैंने H+ लिया और अगर ये इसको लोन पेयर देता है तो आप देखो इसका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये एरोमेटिक ही नहीं है और आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, तो एरोमेटिसिटी इसकी खत्म हो जाती है अगर ये अपने लोन पेयर दे देगा। तो इसलिए ये ऐसा बहुत कम करता है, ये एक वीक बेस है। दूसरा ये भी देखा गया है कि जब हम पायरोल की रिएक्शन ये कंसंट्रेटेड HCl या डाइल्यूट HCl एसिड के एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो पायरोल का पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ये तो है ही, वीक बेस तो है ही, फिर भी अगर रिएक्शन होती है, पायरोल की रिएक्शन अगर एसिड्स के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम में जहाँ पे H+ हो, तो पायरोल का क्या हो जाता है? पॉलीमराइजेशन, मतलब पायरोल की बहुत सी यूनिट जुड़ती चली जाती है। तो ये पॉलीमराइजेशन देखते हैं। देखो आप, मैंने क्या बोला कि जब भी पायरोल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो पायरोल का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये मैंने एक पायरोल बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये है लोन पेयर। तो होता किस तरह से, इसकी रिएक्शन मान लो ये आप एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन है, ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन, ठीक है, H, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये बॉन्ड इधर, और इधर आएगा जो नेगेटिव, उस पे कौन आके, एक प्रोटॉन तो ऑलरेडी है देखो यहाँ पे हर कार्बन पे, तो एक प्रोटॉन तो था ही, और एक और आके ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इस प्रोटॉन को मिल जाएंगे और यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा। ये पहली रिएक्शन होगी। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे नॉर्मल जो पायरोल सॉल्यूशन के अंदर पड़े उनके साथ रिएक्शन दिखाएगा। ये जो मॉलिक्यूल है ये और पायरोल्स के साथ क्या दिखाएगा? रिएक्शन दिखाएगा। जैसे ये जो पायरोल है इसके साथ ये मॉलिक्यूल क्या दिखाएगा? रिएक्शन दिखाएगा। किस तरीके से दिखाएगा कि ये मान लो ये इसका इधर टर्न किया, यहाँ पे फिर अपन ये कह सकते हैं कि ये इधर गया, ठीक है, और ये इधर आ गया। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा? यहाँ अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा और ये दोनों रिंग्स क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो देखो मैं जोड़ के दिखाती हूँ। पहले मैं ये रिंग बना रही हूँ, तो इस रिंग को मैं इस तरीके से बना रही हूँ। देखो ये NH है, ठीक है। इसमें अपन देखें लोन पेयर इधर शिफ्ट हुए तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, फिर बॉन्ड इधर शिफ्ट हुई, ठीक है, और या आप ऐसे ना बना के इसको इस तरीके से बनाओ, इधर बना लो ताकि जोड़ने में आसानी हो। ये NH इधर इधर और यहाँ से ये जुड़ जाएगा किससे? अगले जो आपका मॉलिक्यूल है उससे। अगर मैं अगला मॉलिक्यूल देखो यही बना दूं, अगला मॉलिक्यूल यहाँ से जुड़ा है तो यहाँ पे अगर छोटा सा मैं ये दूसरा मॉलिक्यूल बना दूं NH, और ये यहाँ बॉन्ड आ जाएगी, यहाँ पे HH था और इससे ये क्या है, ये देखो HH के पास वाले कार्बन से ही जुड़ रहा था, इससे ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे HH था और ये NH के ऊपर क्या आ चुके हैं? लोन पेयर, ठीक है। इस तरीके से दो पायरोल जुड़ गए। अब और पायरोल जुड़ते जाएंगे जब तक इस मॉलिक्यूल के अंदर ये NH+ पॉजिटिव है। तो NH+ पॉजिटिव है तो देखो वापस से अटैक होगा। अब वापस से अटैक कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, दूसरा कोई पायरोल मॉलिक्यूल जो है वो इस पे वापस अटैक करेगा। ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, इधर जाएगा तो ये इधर से इधर, और यहाँ से फिर ये इस पे अटैक करेगा। इस तरीके से बहुत सारी
पायरोल की यूनिट्स जो हैं एक दूसरे से जुड़ सकती हैं और जुड़ती चली जाती है किसमें, एसिडिक मीडियम। इसीलिए अपन बाद में देखो इसकी जो रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, नाइट्रेशन या सल्फोनेशन, नॉर्मली जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन कराते हैं तब हम HNO3 और H2SO4 लेते हैं, या हम सल्फोनेशन कराते हैं तो हम H2SO4 लेते हैं। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आप देखना जब नाइट्रेशन और सल्फोनेशन कराएंगे तो अपन एसिडिक मीडियम नहीं लेंगे, क्योंकि ये रिंग्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं एसिडिक मीडियम के लिए। एसिडिक मीडियम में एक तो इनका एरोमेटिक जो रेजोनेंस है वो खत्म हो जाता है, और दूसरा ये पॉलीमराइजेशन करती है, जो रिएक्शन हम चाहते हैं वो देती नहीं है। इसलिए इनके नाइट्रेशन या जहाँ पे भी एसिडिक मीडियम रिएक्शन में चाहिए होता है तो हम अलग तरह के कंपाउंड्स लेते हैं जो कि माइल्ड एसिडिक हो या माइल्ड एसिडिक हो, ताकि इनको पॉलीमराइज ना कर पाए। पॉलीमराइजेशन का मतलब बहुत सारी पायरोल यूनिट्स जुड़ ना पाए। ओके, तो ऐसे ये जो प्लस चार्ज है ये हर बार देखो, जैसे ही ये वाला पायरोल इससे जुड़ेगा, अब इस पायरोल के नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस तरह से जुड़ता जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन का मैंने बताया है। अब अपन देखेंगे, ये तो हो गई इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, अब अपन देखेंगे इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब देखो एसिडिक प्रॉपर्टीज देखने के लिए हमें क्या चाहिए कि वो या तो H+ डोनेट करे, जो H+ देता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो पायरोल जो है इसमें आप देखो ये है पायरोल और इसके ऊपर ये लोन है। तो पायरोल अपना H+ जो है वो आराम से दे सकता है, अपने जो H से जुड़ा हुआ है प्रोटॉन फॉर्म में आराम से निकालेगा, क्योंकि देखो वैसे ही लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही खींच के रखेगा इस बॉन्ड के, और आराम से प्रोटॉन इससे निकल के और ये क्या बन सकता है, पायरोल एनायन बन जाएगा यहाँ पे, और लोन पेयर तो है ही जो कि आगे इन्वॉल्व है, तो ये पायरोल एनायन बन जाएगा। ये पायरोल एनायन जब हम इसकी रिएक्शन NaNH2 सोडा अमाइड के साथ करते हैं तो इससे नेगेटिव चार्ज जो है इसके साथ ही क्या जुड़ जाएगा, जैसे ये तो N नेगेटिव है और ये सोडियम प्लस। अगर इसकी रिएक्शन में KOH के साथ कराऊं तो पोटेशियम जुड़ जाएगा, KOH के साथ कराएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव जो है उससे K+ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्ट बना लेगा किसके साथ, ये एल्कली मेटल्स के साथ। और अपना वैसे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड ही है, लेकिन एसिडिक है, प्रोटॉन दे सकता है, क्योंकि प्रोटॉन देने के बाद में जो इसका पायरोल एनायन मिलता है वो स्टेबल है, इसलिए अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एक वीक एसिड भी कहलाता है। ओके, इसकी एक रिएक्शन है, देखो इसके एसिडिक प्रॉपर्टीज के कारण ये ऐसी रिएक्शन दे पाता है। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा होगा RMgX। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना उसमें RMgX की रिएक्शंस आपने सेकंड ईयर में बहुत पढ़ी होंगी कि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे के रखता है, इसलिए इसके ऊपर तो होता है del+ और यहाँ पे होता है del-। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ठीक है, और आप कैसे कराते हो, कीटोन के ऊपर अगर आपको इसकी रिएक्शन करानी है तो आप कैसे कराओगे, ये R- यहाँ पे जाके अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल है ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है, तो RMgX क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह तो बिहेव करता ही है जिन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ। बेस में भी क्या होता है, बेस के ऊपर भी तो माइनस चार्ज होता है, पर बेस की एफिनिटी प्रोटॉन की तरफ होती है। बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क क्या है कि बेस की एफिनिटी प्रोटॉन की तरफ होती है और न्यूक्लियोफाइल की एफिनिटी न्यूक्लियस की तरफ होती है। ठीक है, अब क्या ये बेस की तरह भी बिहेव करता है, और आपको पता होगा केमिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन जो होती है वो एसिड बेस रिएक्शन ही होती है, इसलिए अगर एसिड बेस रिएक्शन कहीं पे पॉसिबल है तो वो रिएक्शन पहले होंगी, और जो इसकी न्यूक्लियोफिलिक वाली जो रिएक्शन है वो बाद में होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन
उनकी रेट स्लो होती है, सबसे फास्ट रेट होती है एसिड बेस रिएक्शन। तो अगर RMGX को कहीं पे एसिड मिलता है तो पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होगी। देखो ये मैंने इसलिए समझाया ताकि अब जो मैं रिएक्शन कर रही हूँ वो आपको समझ में आ जाए। ये हो गया अपना पायरॉल, ओके। पायरॉल की रिएक्शन अपन करा रहे हैं किसके साथ, RMGX के साथ। आप चाहो तो CH3MGX भी अपन इसको लिख सकते हैं, CH3MGX के साथ, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि एक बेस की तरह बिहेव करता है, एसिड बेस रिएक्शन अगर हो सकती है तो पहले वो होंगी। तो आपने अभी मैंने बताया कि इस प्रोटॉन की एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है। तो होता क्या है, यहाँ पे ये जो CH3 नेगेटिव है वो प्रोटॉन के साथ मीथेन बना लेता है, CH4 इस प्रोटॉन को ले लेता है। और यहाँ पे जो आपका ये बचता है ना, ये N नेगेटिव बचेगा क्योंकि प्रोटॉन निकलेगा तो लोन पेयर तो है ही। देखो लोन पेयर तो थे, ये तो प्रोटॉन के कारण नेगेटिव बचा है। तो वो जो नेगेटिव है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव से कौन आके जुड़ जाएगा, Mg+X-, ठीक है। अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करा सकते हो, अब आप इसकी रिएक्शन मान लो मिथाइल आयोडाइड के साथ कराते हो। तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे आके जुड़ जाएगा N के साथ, CH3 जुड़ जाएगा। और उसके बाद में अपन अगर हीट करते हैं तो हीट करने पे ये रीअरेंज होके इस तरीके का प्रोडक्ट देता है। तो ये कई बार ये रिएक्शन पूछ ली जाती है RMGX के साथ, तो आप ध्यान रखो वहां पे RMGX एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ना करके यहाँ पे वो एसिड बेस रिएक्शन देगा। ये है एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि RMGX बेस की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या ले सकते थे, आप यहाँ पे ये भी इसके साथ भी रिएक्शन बुक में दे रखे हैं RC डबल बॉन्ड OCl। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो पहले यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCl जुड़ जाएगा और फिर हीट करोगे तो वो भी उसकी अल्फा पोजीशन पे रीअरेंज हो जाएगा। ये देखो ये दोनों पोजीशंस अल्फा होती हैं, ये वाली दोनों पोजीशंस क्या होती हैं, बीटा पोजीशंस होती हैं। तो ये अपना हो गया है इसकी एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज। थर्ड जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर दे रहा है तो अटैक कौन कर रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ये देता है, ये अपने हो गए लोन पेयर और ये देखो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, तो ये 2 और 5 पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है। 2 और 5 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है। अगर 2 और 5 पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो बची भी 3 और 4 पे जुड़ेगा। अब ऐसे करवा के देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रही हूँ 2 पोजीशन पे, ठीक है। ये हो गया पायरॉल, तो ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, ये 2 पोजीशन हो गई। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो अपन इस पे अटैक कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन 2 की तरफ आएंगे, क्योंकि हम पोजीशन 2 पे अटैक कराना चाह रहे हैं, पोजीशन 2 पे। तो पोजीशन 2 पे जब आप अटैक कराओगे तो ये देखो ये NH यहाँ बॉन्ड है, यहाँ तो जुड़ जाएगा E इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ प्लस रह जाएगा, ठीक है। फिर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ये इधर से इधर, ये देखो NH ये बॉन्ड यहाँ प्लस आ जाएगा और ये E जुड़ा हुआ है और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये इधर से इधर, और वो क्या बनेगा, यहाँ पे ये N और N के ऊपर आ जाएगा प्लस H E और इधर। तो इस तरीके से जब हमने पोजीशन 2 पे अटैक कराया तो 1, 2 और 3 रेजोनेटिंग, 1, ये 2 और ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन को मिले। तो पोजीशन 2 में हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले। लेकिन अगर हम पोजीशन 3 पे अटैक कराएंगे, अगर हम पोजीशन 3 पे 1, 2, 3
3 ये वाली है, यहाँ हमें अटैक कराना है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। कहाँ अटैक करा रहे हैं, पोजीशन 3 पे। तो आप देखो 3 पे अगर अटैक कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन 3 की तरफ शिफ्ट होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन 3 की तरफ शिफ्ट होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ये NH था, ये यहाँ पे है, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर शिफ्ट होंगे तो इस बार 2 पे आएगा वो प्लस, जैसे पहले 2 पे हुए तो 3 पे आएगा, अब 3 पे हो रहे हैं तो 2 पे आएगा, ठीक है। और ये लोन पेयर भी है, ठीक है, ये बनेगा पहला स्ट्रक्चर। अब इसमें सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा, ये इधर से इधर, यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगी, ये है ये H और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस और इलेक्ट्रॉन। तो पोजीशन 3 पे ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बल्कि पोजीशन 2 पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने थे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने थे। इसका मतलब जब पोजीशन 2 पे अटैक होता है, जब पोजीशन 2 पे अटैक होता है तब ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट्स बनते हैं। देखो आपको पता होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल जब ले लेता है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटायन होता है, तो वो कार्बोकेटायन अगर ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन उधर की तरफ ही फास्ट हो जाती है। तो आप ये देखो ये वाले जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। इसमें जो कार्बोकेटायन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जब आप पोजीशन 2 पे अटैक कराओगे, और जब पोजीशन 3 पे अपन अटैक कराएंगे तब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 2 ही बनेंगे। इसलिए जो अटैक होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है पायरोल में, वो कहाँ होता है, पोजीशन 2 और 5 पे होता है, 3 और 4 पे नहीं होता। इसका रीजन पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।